हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? होप यू फाइन. ओके, सो टुडे वी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंसंट्रेशन टर्म्स. और ये टॉपिक क्लास 11th में भी है, चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एज वेल एज इन क्लास 12th चैप्टर नंबर 1 दैट इज सॉल्यूशन. क्लियर? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है. इसके हम क्वेश्चंस भी करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, 1 by 1 पढ़ेंगे, अच्छे से आपको समझना है. एंड जस्ट स्टार्ट द टॉपिक कंसंट्रेशन टर्म्स. ओके, सो ये वर्ड आपके पास बड़ा इंपॉर्टेंट है, कंसंट्रेशन. अच्छा, कंसंट्रेशन का मतलब ये होगा जैसे शुगर सॉल्यूशन है. अब शुगर सॉल्यूशन में क्या करते हो आप? शुगर मिलाते हो कि भाई हमारे पास सपोज करिए ये आपका वाटर है, अब इसमें आपने शुगर मिला दी. तो अब आपने शुगर जो मिलाई, तो ये शुगर जितनी मिली आपके पास उसमें, इसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन. जितनी ज़्यादा शुगर होगी उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट होगा. दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? तो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? जो आप सॉल्यूट मिला रहे हो किसमें? सॉल्वेंट में, उससे आपके पास कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की बढ़ती जाती है. तो कंसंट्रेशन सॉल्यूशन की किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे. बात समझ में आ रही है हमारे पास? अब यदि आपके पास कोई सॉल्यूशन होता है, उसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना हो कि भाई कौन सा आपके पास सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है. क्लियर? सो इसका हमने एक वीडियो बनाया हुआ है सेपरेट, आप उसको चाहे तो चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मली समझ लीजिए. ये 3 तरीके से डिफाइन किया जाता है. पहला तो होता है आपके पास ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. क्लियर? कि फिजिकल स्टेट के बिहाफ पे देख लो. दूसरा होता है हमारे पास अमाउंट के बिहाफ पे. और तीसरा होता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग. ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग का मतलब हो गया हमारे पास कि कौन पहले मिलाया गया, कौन आपका बाद में मिलाया गया. तो इसको समझ लेते हैं ज़रा. जैसे सपोज करिए हमारे पास ए सॉलिड है और बी लिक्विड है, हमको मिला क्या? सी लिक्विड. तो अब आपको ये देखना है कि ए और बी रिएक्टेंट है, सी आपका क्या है? प्रोडक्ट है. तो अब आपको ये देखना है कि किसकी फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच कर. ये सॉल्यूशन ही तो है, सॉल्यूट मिल गया, सॉल्वेंट मिल गया, तो सॉल्यूशन ही ना मिला हमारे पास. इसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड. अब यू हैव टू जस्ट सी कि इसमें किसकी फिजिकल स्टेट लिक्विड है. बताइए. बोले सर दिख तो रहा है. ओके, तो ये हमारे पास क्या है? लिक्विड है. तो आप कह सकते हो कि जिसकी फिजिकल स्टेट मैच कर गई हमारे पास सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से, दैट विल बी सॉल्वेंट एंड द नेक्स्ट वन विल बी सॉल्यूट. क्लियर? अब यदि इसी में सपोज करो हमने थोड़ा सा आपको और डाउट में डाल दिया, बोलो सर आपने दोनों लिक्विड कर दिए. हाँ जी, ये आपका 5 ml, ये आपका 10 ml, ये आपका 15 ml. अब यदि आपसे पूछा जाए कि व्हाट विल बी सॉल्यूट एंड व्हाट विल बी सॉल्वेंट, सो क्या बोला गया है? अमाउंट के भी आप पे. क्लियर? अब आपको देखना है कि जब दोनों की फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच कर गई, तो यू हैव टू जस्ट सी कि किसका अमाउंट ज़्यादा है, और जिसका अमाउंट ज़्यादा है दैट विल बी सॉल्वेंट. क्लियर? एंड द नेक्स्ट वन विल बी सॉल्यूट. कोई प्रॉब्लम नहीं थी. यहाँ फिजिकल स्टेट देख ली, या अमाउंट देख लिया. नाउ यू हैव टू जस्ट सी ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग इन द सेंस यू हैव जस्ट डन ए भी लिक्विड है और बी भी लिक्विड है और मिल गया सी भी लिक्विड मिल गया. ये आपका 5 ml, ये भी 5 ml, ये 10 ml. बोलो सर यहाँ पे तो प्रॉब्लम कर दी आपने. हमने क्या कर दी? सिचुएशन देखिए ना, क्या कि फिजिकल स्टेट भी मैच कर गई. भाई पहले हम फिजिकल स्टेट देख करके बता सकते थे, आपने सेम कर दी, चलो कोई बात नहीं है. दूसरे में हम अमाउंट देख के बता सकते थे, आपने अमाउंट भी सेम कर दिया. अब सर क्या करें? तो नाउ यू हैव टू जस्ट सी कि बाद में कौन मिलाया गया. सपोज यहाँ पर आपके पास बी था और बाद में इसमें क्या मिलाया गया? ए. तो ये सॉल्यूट हो जाएगा और ये आपका सॉल्वेंट हो जाएगा. क्लियर? लेकिन यदि ए पहले था, बी बाद में मिलाया गया, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? बी हो जाएगा सॉल्यूट, ए क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट. तो यू हैव टू जस्ट सी कि पहले क्या था और बाद में क्या हो जाएगा. क्लियर? तो जो बाद में आएगा वो सॉल्यूट, पहले वाला क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट. ये तो हो गई थोड़ी सी कंडीशंस जब आपकी कोई रिएक्शन दी गई हो. यदि आपके पास सपोज करो केवल स्टेटमेंट दिया गया है. क्लियर? एक स्टेटमेंट हमारे पास सपोज करिए दे दिया गया, क्या कुछ ऐसा हमारे पास कि 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज मिक्स्ड विथ. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके पास, तो इसलिए ध्यान समझिएगा. हम यहाँ ये बता रहे हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्लासीफाई कैसे करते हैं. 90 ग्राम ऑफ H2O. क्लियर? अब आपको बताना है कि भाई इसमें सॉल्यूट कौन सा है, इसमें सॉल्वेंट कौन सा है. बात समझ में आ रही है? तो अब आप देखोगे यार ये तो 180 ग्राम है और ये 90 ग्राम है यार, तो प्रॉब्लम तो वही है हमारे पास. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 180 ग्राम वाला सॉल्वेंट हो जाएगा क्योंकि ज़्यादा अमाउंट है. यही तो रॉन्ग हो गया. यहाँ पर जब कोई स्टेटमेंट दिया गया हो तो यू हैव टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स. कहने का मतलब यहाँ पर यदि मोल्स निकालोगे तो मास जो गिवन मास है अपॉन मोलर मास कितना होता है? C6H12O6.
ये आई थिंक 180 ग्राम होता है, 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आपके पास ये कितना आ गया, 1 मोल आ गया किसका, ग्लूकोज का। यहाँ पर यदि आप देखो तो गिवन मास 90 है, मोलर मास 18 होता है, तो क्या आ गया हमारे पास 5 मोल किसके, H2O के। तो जिसके मोल ज़्यादा होंगे वो सॉल्वेंट होगा, जिसके मोल कम होंगे वो सॉल्यूट होगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पर हमें ये देख करके कन्फ्यूजन में नहीं आना है कि मास दिया गया है, यहाँ पर वॉल्यूम भी दिया गया है, हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो हमें उसके भी यहाँ पे नहीं फाइंड आउट करना है कि कौन सा आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी में, हमें निकालना है कि किस में ज़्यादा मोल्स हैं। बात समझ में आ रही है। तो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हमारे पास, सब्सटेंस हैविंग greater number of moles will be considered as solvent irrespective of its given mass / volume / एटम। क्लियर, बात समझ में आ रही है कि हमें ये नहीं देखना है कि किसमें आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, किसमें मास ज़्यादा है, किसमें एटम ज़्यादा है, हमें देखना क्या है किसमें मोल ज़्यादा है। मोल्स निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला, वीडियो नहीं देखा हुआ है तो भी आपको बता दें, गिवन क्वांटिटी अपॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब उसी की जिसकी आपके पास गिवन मास दिया गया है। क्लियर। तो ये तो था हमारे पास कि किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट और सॉल्वेंट कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ वी हैव टू वर्क कंसंट्रेशन टर्म्स। क्लियर। तो कंसंट्रेशन का समझ में आ गया कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट, बात समझ में आ रही है क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट या अमाउंट ऑफ SOLUT इन द सॉल्यूशन। क्लियर। तो मोस्टली सबका वर्क यही रहता है कि जिसमें भी कंसंट्रेशन, अच्छा अब ये ऐसा नहीं कि कंसंट्रेशन आपके पास सिर्फ सॉल्यूट की निकाली जाएगी, सॉल्वेंट के भी निकाली जा सकती है। तो क्या हो जाएगा वहाँ पर, अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर जो कंसंट्रेशन टर्म्स हमको पढ़नी है, पहली हमारे पास परसेंटेज W/W, इसको बोलते हैं मास बाई मास। W क्या होता है, वेट, ये भी क्या होता है, वेट। क्लियर, बात समझ में आ रही है। तो डैट मीन्स हम इसको कह सकते हैं इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री मास बाई मास। अब ये फिजिक्स वाला लॉजिक मत लगाइएगा कि वेट W = mg होता है सर। क्लियर, यहाँ आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो ये मास बाई मास है। परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। क्लियर, परसेंटेज मास बाई वॉल्यूम, W/V, W weight and V is volume. Fourth one ppm, parts per million. Fifth one parts per billion. Sixth one molarity, capital M. Seventh one formality, capital F. Eighth one molality, small m. Ninth one normality, capital N. And the last one mole fraction, that is chai. Clear, chai nahi chai. So these are the almost 10 concentration terms which we have to just study. ये 5 concentration terms आज के लेक्चर में क्लियर करेंगे, नेक्स्ट 3 कंसंट्रेशन टर्म्स एक लेक्चर में और ये आपके पास एक लेक्चर में, बिकॉज नॉर्मलिटी अच्छा टॉपिक है। सो इसको हम सेपरेट करेंगे ताकि आपको ये बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो पाए। क्लियर, बात समझ में आ रही है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म, दैट इज परसेंटेज W/W, तो मास बाई मास। तो ये तो फैक्ट है हमारे पास कि सपोज करो आपके पास एक बीकर ले लिया, उसमें आपके पास सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं, यहाँ पर A है, B आपके पास कंबाइन हो रहा है। तो मतलब आपके पास हम कह सकते हैं कि A सपोज करिए सॉल्यूट है, B आपका क्या है, सॉल्वेंट है। तो यहाँ से यदि मास परसेंटेज आपको निकालना है W/W ऑफ A का, तो आप क्या कर सकते हो, W ऑफ A अपॉन W ऑफ A प्लस W ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई 100। बात समझ में आ रही है। कहने का मतलब देखो, सब्सटेंस जो आपके पास फॉर्म हो रहा है, जो सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, तो उसमें दो ही ना सब्सटेंस हैं, A और B। तो जिसका भी आपको परसेंटेज मास निकालना है तो उसको रख दो न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में रख दो पूरे सॉल्यूशन का मास। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि सॉल्यूशन A और B से ही तो मिलकर के बना हुआ है। मल्टीप्लाइड बाई क्या हो गया, 100। यदि आपको निकालना है मास बाई मास परसेंटेज ऑफ B, तो आपको क्या कर देना है,
मास ऑफ बी अपॉन मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी। क्लियर, बात समझ में आ रही है? मल्टीप्लाइड बाई 100। एंड वाई वी यूज 100, ये आपको पता होगा कि परसेंटेज भैया 100 को ही रिफर करता है। बात समझ में आ रही है? वेन एवर वी विल यूज द वर्ड परसेंटेज दैट मीन्स 100। बात समझ में आ रही है? आउट ऑफ 100। सो यहाँ से हम कुछ इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है हमारे पास। ओके, पहला क्वेश्चन हम आपके पास देखते हैं। यहाँ से आपको फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट्स इन 100 ग्राम ऑफ CaCO3। क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना? एनसीईआरटी में भी ऑलमोस्ट सेम की सिमिलर क्वेश्चन हैं आपके पास, आप देख सकते हो उसको। तो कंपोजिशन, कंपोनेंट्स का मतलब समझ रहे हो? कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि जो आपका कंपाउंड है वो किन किन एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ है। सो दिस कंपाउंड इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही है? तो यदि आपको सपोज करो यहाँ से मास परसेंटेज निकालना है किसका? कैल्शियम का। सो आप ये कह सकते हो कि मास ऑफ कैल्शियम, बात समझ में आ रही है, अपॉन टोटल मास और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा आपके पास? 100। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। तो लॉजिक समझिएगा हमारे पास क्या है, या यहाँ पर आप 100 ग्राम ना भी लिखते तो भी कोई दिक्कत ना होती, सिंपल सा आपके पास ये भी लिखा हो सकता है। और जब ये भी लिखा हो सकता है तो आप इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लो। मोलर मास कैसे निकाल लोगे इसका? कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 48, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 100 ग्राम पर मोल, या कह सकते हो आप 100 ग्राम। तो आप इसमें देखो, आप यदि ये वैल्यू ना भी दी गई हो तो भी आप देख रहे हो कि 100 ग्राम ही आ रहा है आपके पास, है ना? तो यदि आपको कैल्शियम का परसेंटेज निकालना है तो कैल्शियम कितना है आपके पास? 40, तो 40 और टोटल कितना? 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर कितना आ गया? 40%। यदि यहीं पर आपके पास यही निकालना है किसके लिए? कार्बन के लिए। तो कार्बन कितना है आपके पास? 12 अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाई 100, कितना आ गया आपके पास? 12%। यदि यही निकालना है आपके पास ऑक्सीजन के लिए, तो ऑक्सीजन कितना? 48 अपॉन 100 इंटू 100, मतलब कितना आ गया आपके पास? 48%। क्लियर? सो एक खास बात इसमें ये होती है कि जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबका जो परसेंटेज W/W होता है उसका सम कितना होना चाहिए? 100, क्योंकि परसेंटेज का मतलब यही तो है, आउट ऑफ 100। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्लियर है? और भी इसके क्वेश्चंस करते हैं हमारे पास, देखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन और हम इसका लिख लेते हैं, लिखा हुआ हमारे पास। सेकेंड नंबर, 11 ग्राम ऑफ Na2CO3 is dissolved in 500 ml of solution. Clear? Calculate परसेंटेज W/W, है ना? और जो डेंसिटी दी गई है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, वो दी गई है आपके पास 1.1 ग्राम पर ml। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर? तो इस टाइप के क्वेश्चंस पे वर्कआउट करना है। क्लियर? इन्हीं पे हमको मेन फोकस करना है कि क्या कंडीशन होगी। और समझना बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, यदि इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना तो तुरंत हो जाने वाला है। और कॉन्सेप्ट समझना क्या है, केवल ये चीज़ याद रखनी है कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का सिंबल होता है रो, RHO, है ना? तो डेंसिटी क्या हो गया? मास अपॉन वॉल्यूम। तो देखो होगा क्या कि डेंसिटी तो हमेशा दी गई होगी, और जब कभी भी डेंसिटी दी गई हो तो समझ लो कि एक चीज़ निकालनी होगी, या तो वॉल्यूम दिया गया होगा तो मास निकालना होगा, और यदि मास दिया गया होगा तो मास और डेंसिटी का यूज करके वॉल्यूम निकालना होगा। मतलब एक चीज़ अननोन होगी और दो चीज़ें दी गई होंगी। बात समझ में आ रही है? तो जब कभी भी डेंसिटी आ जाए तो कोई टेंशन नहीं, क्या करना है हमको? वी हैव टू यूज सिंपल डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर? तो देख लीजिएगा यहाँ पर, अब क्योंकि परसेंटेज निकालना है W/W, तो ऊपर तो ये फैक्ट है कि मास कितना है? 11। अब डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का मास चाहिए ना, समझ में? मास ऑफ सॉल्यूशन। सो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? यहाँ तो भाई डेंसिटी दी गई है और यहाँ आपका वॉल्यूम दिया गया है। तो यहाँ पर देख लो, यदि हमें मास निकालना है तो आप देख लो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है? 1.1, और वॉल्यूम कितना है? 500 ml। तो यहाँ से मल्टीप्लाई हो गया तो कितना आ गया? 500 ग्राम। ml से ml कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर हो गया हमारे पास क्या? 11/550 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया? 50। आंसर कितना आ गया? 2%।
कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? सो क्या किया हमने आपके पास, जब कभी भी डेंसिटी होगी तो आपको ये रखना है कि डेंसिटी है तो यदि वॉल्यूम चाहिए तो मास दिया गया होगा, और यदि मास चाहिए तो वॉल्यूम दिया गया होगा। क्योंकि परसेंटेज W/W है, इसका मतलब न्यूमरेटर में भी W होना चाहिए, मास होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में भी मास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मास वॉल्यूम रख दो, यहाँ पर आप डिनोमिनेटर में वॉल्यूम रख दो। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो हमें क्या रखना है, सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम तो इतना है लेकिन मास इतना है। कैसे निकाला? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम से। क्लियर? बात समझ में आई? तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आगे आएगा, कर लोगे आप। बात समझ में आ रही है कि या तो मास दिया गया होगा, डेंसिटी दी गई होगी तो वॉल्यूम निकालना है, और या तो वॉल्यूम दी गई होगी, डेंसिटी दी गई होगी तो यस मास निकालना है। ओके, अब इसका एक छोटा सा और क्वेश्चन कर लेते हैं, तीसरा। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ H2O in calculate the molar mass of H2O. Clear? If it contains 50% of D2O. बात समझ में आ रही है? आप देख लीजिए यहाँ पर कि मोलर मास निकालना है किसका, वाटर का। किसका मोलर मास निकालना है? वाटर का। और बोला क्या गया हमारे पास कि यदि आपका वो कंटेन कर रहा है 50% D2O। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर D2O क्या है? D का मतलब हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। पढ़ाया हमने आपको, एक बहुत अच्छा सा वीडियो हमने बनाया हुआ है केमिकल स्पीसीज का, जहाँ पर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो डाइफर्स, आइसो स्टेयर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स सारे एक साथ हैं। तो आप चाहो तो उसको प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो आइसोटोप्स का मतलब ये हाइड्रोजन है, दैट इज प्रोटियम, और ये क्या है? ड्यूटेरियम, और तीसरा होता है ट्राइटियम। तो ये D2O है, तो इसका मोलर मास जो होता है वो 2 होता है, और इसका एटॉमिक मास क्या होता है? 1 होता है। तो डिफरेंस केवल इतना होता है कि ये उससे हैवी होता है, ये आपका 1 तो ये इसका मास 2। तो यदि आप सपोज करो 50% ये, तो अब देखो H2O में 50% हार्ड वाटर है, तो मतलब 50% क्या है? H2O, और 50% क्या है? D2O। अब D2O का मोलर मास क्या होता है? ये 2 होता है, इसका एटॉमिक मास 1 का, तो 2 का कितना हो जाएगा? 4, और 4 + 16 कितना हो गया? 20 ग्राम। क्लियर? तो इसका परसेंट हो जाएगा 50% किसका? 20 ग्राम का, और यहाँ पर 50% किसका हो जाएगा? इसका कितना होता है? 2 + 18 का। तो 50% 18 ग्राम का, 50% का मतलब 1/2 कर दें तो 9 ग्राम यहाँ से आ गया, और यहाँ से 1/2 कर दें तो 10 ग्राम यहाँ से आ गया। आंसर क्या आ गया? 19 ग्राम। बोलो सर ये तो बहुत ही था। बात समझ में आ रही है? तो कॉन्सेप्ट समझना है कि 50% यदि आपका D2O है तो ऑब्वियसली बात है 50% H2O होगा। D2O के केस में 50% निकालोगे तो 20, क्यों? क्योंकि इसका मोलर मास क्या होता है? 20 ना होता है। 1 का 2 हो गया, तो 2 का 4 हो गया, 4 + 16 20 हो गया। यहाँ पर देखो 2 + 16 कितना हो गया? 18 हो गया। बात समझ में आ रही है? कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज V/V। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। यदि आपको परसेंटेज V/V निकालना है किसका? A का, तो क्या कर दो आप? V of A अपॉन V of A प्लस V of B मल्टीप्लाइड बाई 100। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि किसी का भी यदि आपको फाइंड आउट करना है तो आप उसका वॉल्यूम रख दो ऊपर, नीचे पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। यदि परसेंटेज V/V निकालना है B का तो ऊपर हो जाएगा VB अपॉन V of A प्लस V of B मल्टीप्लाइड बाई 100। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसका एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारे पास। क्या? इफ 40 ml ऑफ HCl इज मिक्सड विथ यहाँ पे, हाँ ठीक है, 160 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट परसेंटेज V/V ऑफ HCl। क्लियर? सो अब ये तो फैक्ट हो गया कि परसेंटेज V/V निकालना है यदि HCl का हमारे पास, तो यहाँ से जो वॉल्यूम है HCl का 40 है अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 40 ml HCl 160 ml वाटर में मिलाया गया है, तो सॉल्यूशन कितना हो गया? कितना हो गया?
यस, ये अब तुम फोकस की, यहाँ पर यदि सॉल्यूशन बोला गया होता तो 160 रहता, लेकिन यहाँ बोला गया है आपके पास वाटर, तो इसका मतलब ये कि जब HCl वाटर में मिलेगा तो ये ऐड हो जाएगा, तो सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा 40 + 160। यहाँ पर छोटा सा आपके पास टॉपिक था जहाँ आपको ध्यान रखना था, तो क्या हो जाएगा 40/160 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो क्या हो जाएगा 40/200 मल्टीप्लाइड बाई 100, यहाँ से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हो गया, तो व्हाट विल बी आंसर 20%। क्लियर, बात समझ में आ रही है हमारे पास, लॉजिक क्लियर है कि ऐसे यदि हमको निकालना है वाटर का तो क्या हो जाएगा 160/200 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो क्या आ जाएगा 80%। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसी का, वही हम डेंसिटी से रिलेटेड करा रहे हैं, आपके पास लिखा हुआ है कैलकुलेट परसेंटेज V/V इफ 20 ml ऑफ ग्लूकोज या इथाइल एल्कोहल कर दो C2H5OH इज मिक्स्ड विथ 200 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, और डेंसिटी दी गई है हमारे पास सॉल्यूशन की, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 0.9 ग्राम पर ml। क्लियर, तो अब यहाँ देखो, आप क्या निकालना है आपको, V/V निकालना है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर कि V/V या निकालना है आपको किस केस में, जब 20 ml आपके पास C2H5OH आपका मिक्स कर दिया जाता है कितने में, 200 ग्राम में। लॉजिक समझ में आ रहा है कि 20 ml जब आपका मिक्स कर दिया गया 200 ग्राम में, तो आपको फाइंड आउट करना। तो हमने क्या बताया कि जब कभी डेंसिटी दी गई होगी तो मतलब तो साफ है भाई, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। तो अब देखो परसेंटेज V/V निकालना है, तो मतलब ये तो फैक्ट है कि ऊपर वॉल्यूम हो जाना चाहिए किसका, C2H5OH का 20 ml, और नीचे वॉल्यूम की टर्म्स में आना चाहिए ना, और ये किसकी टर्म्स में दिया गया है, मास की टर्म्स में। मतलब समझ में आ गई प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम में। और वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए जब आपको पढ़ाया गया है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना दिया गया 200 और डेंसिटी क्या दी गई है 0.9, तो क्या हो जाएगा 200/0.9, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2000/9, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास ml। क्लियर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास 2000 अपॉन जो 9 होगा वो कहाँ चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 20 से आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, 100 से ये कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 9%। बात समझ में आ रही है, क्लियर है हमारे पास कि 20 था आपके पास 200/9, तो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, 100 आ गया, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया कितना 9। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है, क्लियर है हमारे पास। तो जब कभी भी आपका मास दिया गया होगा, डेंसिटी दी गई होगी, तो वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, यूज वही फॉर्मूला करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, स्टूडेंट मिसमैच कर देता है, बट यदि एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो फिर कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं होगी। क्लियर, ओके। सो यहाँ से हमारे पास एक और टर्म आपके पास फिनिश हो गई, दैट इज परसेंटेज V/V। अब हम आ जाते हैं आपके पास नेक्स्ट टर्म पे। तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास लिखी हुई है परसेंटेज W/V। अभी बहुत सिंपल सा आपके पास कि किसी का भी यदि आपको मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज फाइंड आउट करना है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, तो आपको करना क्या है कि उसका मास हो जाएगा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या कर देना, सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। बात समझ में आ रही है। तो छोटा सा क्वेश्चन इसका कर लेते हैं हमारे पास, कौन सा क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेट परसेंटेज W/V इफ 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 100 ग्राम ऑफ वाटर, और डेंसिटी तो आपको पता है वाटर की कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, बात समझ में आ रही है। ये कंडीशन आपको दी गई है कि परसेंटेज W/V निकालना है और 20 ग्राम आपके पास दिया गया है ग्लूकोज जो डिजॉल्व किया जा रहा है 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो ये तो फैक्ट है देखो कि आपको परसेंटेज W/V निकालना है ना। तो ऊपर तो मास होना चाहिए किसका, ग्लूकोज का,
तो 20 हो गया। और नीचे क्या होना चाहिए, वॉल्यूम होना चाहिए किसका, यहाँ पर आपके पास वाटर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास, यहाँ पर आप उसको सॉल्यूशन भी कर सकते हो और डेंसिटी उसकी 1 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब लॉजिक समझो जरा हमारे पास क्या है कि यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है और यहाँ पे उसकी डेंसिटी दी गई है और ये मास दिया गया है, डेंसिटी दी गई। हमको क्या चाहिए कि ऊपर वॉल्यूम मास है तो नीचे वॉल्यूम चाहिए, तो हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए और वॉल्यूम निकालने का सीधा सा लॉजिक हमने अभी भी बताया आपके पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, मास अपॉन डेंसिटी, क्योंकि हमने ये तो पढ़ा हुआ है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। तो यहाँ से आपके पास क्या कंडीशन हो जाएगी कि जो आपके पास मास है वो 100 है, डेंसिटी 1 है, तो 100 अपॉन 1 क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 ml। क्लियर, सो ये हो जाएगा 100 ml मल्टीप्लाइड बाई 100, तो आंसर क्या आ जाएगा 20%। कोई प्रॉब्लम आपके पास, बात समझ में आ रही है। तो ये मास बाई वॉल्यूम का मतलब ये है कि जो मास है वो ऊपर रहेगा और नीचे वॉल्यूम रहेगा। कभी भी कुछ भी कंडीशन हमारे पास आ जाए, आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमको डेंसिटी, मास, वॉल्यूम इन तीनों के रिलेशन से ही कुछ ना कुछ करना है जिससे कि आंसर आ रहा होगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है हमारे पास देखिए जरा क्या लिखा हुआ है, 7th नंबर क्वेश्चन लिखा, कन्वर्ट %20 W/W of glucose into % W/V। क्लियर, और यहाँ पर आपके पास डेंसिटी दी गई है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो दी गई 1.5 ग्राम पर ml, ये हमारे पास डेंसिटी दी गई है। क्लियर, कोई प्रॉब्लम। ओके, सो अब यहाँ पर देखिएगा हमारे पास कंडीशन क्या है, कंडीशन कुछ ऐसी दी गई है हमारे पास कि यहाँ पर आपके पास क्या दिया गया है, मास, ये भी मास है आपके पास। तो इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है कि इसका मतलब ये हो गया कि 20 ग्राम ग्लूकोज है हमारे पास कितने में, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। बात समझ में आ रही है। तो क्लियर कि जब कभी भी परसेंटेज वर्ड यूज होगा तो परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100। यदि ये आपका लिखा होता 20% W/V तो इसका मतलब हो जाता 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है आपके पास, क्लियर है। तो सिर्फ टर्म किसका चेंज हो रहा है, इसका। यदि ये आपका W है तो 100 ग्राम में, यदि आपका ये V है तो 100 ml में। मतलब समझ में आ रहा है। तो हमें इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज W/V में। बात समझ में आ रही है। तो देखिए जरा, अब देखिए यहाँ से इसको यदि परसेंटेज W/V में कन्वर्ट करना है तो ऊपर तो मास और नीचे वॉल्यूम रहेगा सॉल्यूशन का, और सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं हम, मास अपॉन डेंसिटी से। तो मास कितना है हमारे पास 100 और डेंसिटी कितनी है 1.5, पॉइंट हटा देंगे हम, 0 आ जाएगा। 5 से कितना आ जाएगा 200/3। कोई प्रॉब्लम हमारे पास, क्लियर है कि 5 से क्या आ गया 200/3। तो यहाँ से हमने रख दिया 200/3 चला जाएगा ऊपर, मल्टीप्लाइड बाई 100, तो यहाँ से हो गया 10, 10 से हो गया 10, कितना आ गया हमारे पास 30%। कोई प्रॉब्लम, कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है बात समझ में आ रही है, क्लियर है। सो यू हैव टू जस्ट फोकस दिस वर्ड, परसेंटेज का मतलब आउट ऑफ 100। इफ दिस वन इज W देन इट विल बी 100 ग्राम, and if this one is V that is 100 ml, and whatever it is given, if we have density we can find volume, we can find as well as mass from volume। बात समझ में आ रही है हमारे पास, क्लियर है। तो ये हमारे पास आ गया W/W को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, W/V में। क्लियर। अब इसी क्वेश्चन को हम रिवर्स कर दें, हम यहाँ पे W/V दे रहे हैं और इसको हम W/W कर दें, ये बाकी कंडीशंस हम आपके पास इरेज कर देते हैं। क्लियर, बाकी डेंसिटी सेम दी गई है हमारे पास, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं हम। अब आप देखो इसका मतलब क्या होगा 20% W/V का, कि 20 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये तो हमने बताया आपको कि यदि V आपका दिया गया है तो मतलब आप उसको ml में कर दोगे। कोई प्रॉब्लम यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देख लो परसेंटेज W/W निकालना है, तो भाई मास तो 20 दिया गया है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है।
अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी आपके पास मास होना चाहिए, और यहाँ पर क्या दिया गया है हमारे पास, ml दिया गया है। तो मतलब मास निकालना है तो मास क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालना है तो वॉल्यूम का मल्टीप्लाई हो जाएगा डेंसिटी में। तो डेंसिटी क्या दी गई 1.5 और वॉल्यूम कितना दिया गया 100। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर ml दिया गया है और वो ग्राम पर ml है, तो ये आ जाएगा 150 ग्राम। कोई प्रॉब्लम? तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 150 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 50 से 2, 50 से 3, तो क्या आ जाएगा 40/3, मतलब 13.33%। कोई प्रॉब्लम? बात समझ में आ रही है? तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको ये छोटी छोटी टर्म्स हैं हालांकि, लेकिन ये पूरी तरीके से आपको क्लियर हो जाए। बात समझ में आ रही है? सो ये आपके पास थी तीसरी टर्म, दैट इज परसेंटेज W/V। इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके जनरेट नहीं होते हैं। क्लियर? जितना होता है वो सारे हम आपको टाइप कराते जा रहे हैं। अब फोर्थ नंबर हमारे पास आती है ppm। अब इसका फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन। दूसरी होती है हमारे पास ppb, जिसका फुल फॉर्म होता है आपके पास पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर? अब आप बोलो सर ये कौन सी टर्म्स है, तो यहाँ पर इनका टर्म्स का जो यूज होता है, यूज्ड टू मेजर वेरी ट्रेस। ट्रेस का मतलब वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट, क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कि मतलब जो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है हमारे पास सॉल्यूट की, उसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, ये जो हमारे पास टर्म है कौन कौन सी, ppm और ppb। बात समझ में आ रही है? यदि हमारे पास यहाँ से आपका इन ppm यदि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे W ऑफ A अपॉन W ऑफ A प्लस W ऑफ B मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। क्लियर? ppm मतलब मिलियन का मतलब 10⁶। और यदि ppb में है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, WA अपॉन WA प्लस WB मल्टीप्लाइड बाई 10⁹। तो जो आपका बिलियन होता है 10⁹ और जो मिलियन होता है वो 10⁶। बात समझ में आ रही? एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं हमारे पास, क्या रिप्रेजेंट 0.0005 ग्राम ऑफ सॉल्यूट in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन represent concentration of clear 0.005 of solute in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन in ppm। क्या बोल दिया गया हमारे पास कि भाई इतना आपके पास कंसंट्रेशन है सॉल्यूट की, उसको 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में मिला दिया गया, तो उसको आप ppm में रिप्रेजेंट करो। अब देखिए समझिए 0.00005 कितनी स्मॉल क्वांटिटी है, लॉजिक समझ में आ रहा है? तो जब इसको रिप्रेजेंट करना है तो जो इसकी क्वांटिटी है इसको क्या लिख सकते हो, 5 × 10⁻⁴ है ना। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, ये देखो आप W ऑफ A प्लस W ऑफ B। यदि आपके पास ये मास के टर्म्स में दिया गया है तो टोटल मास, यदि वॉल्यूम के टर्म्स में दिया गया तो टोटल वॉल्यूम। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ मास के लिए यूज होगा, इसका जो यूज है आपके पास वो वेरी ट्रेस, मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी। कहने का मतलब कि जो सॉल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा उसमें सॉल्यूट मिला दिया गया, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेस, TRAC, दैट इज वेरी स्मॉल। बात समझ में आ रही है? सो यहाँ पर क्या है कि जो सॉल्यूट का मास है अपॉन सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाइड बाई 10⁶। चेक करते हैं, आपको सो रहे हो कि जग रहे हो। खैर, तो यहाँ से देखिएगा हमारे पास इसको हमने कैंसिल आउट कर दिया, तो 10⁴ से ये कैंसिल आउट हो गया, तो कैंसिल आ गया 5 ppm। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो गया, इसका मतलब हो गया 5 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट इन 10⁶ ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, या 10⁶ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन। कि इतना ज़्यादा सॉल्यूशन है, उसमें सिर्फ और सिर्फ इसके 5 पार्ट हैं, बाकी 10⁶ पार्ट किसके हैं, सॉल्यूशन के। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? सो ये 5 टर्म्स यहाँ से पूरी तरीके से आपकी क्लियर हो गई हैं। प्रॉपर एग्जांपल्स किए हुए सबके, जितने भी टाइप्स हो सकते हैं। होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नेक्स्ट क्लास पे हम पढ़ेंगे मोलैरिटी, फॉर्मेलिटी एज वेल एज मोलैरिटी। टिल देन एंजॉय
as well as be motivated and stay focused.